नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ईवीएस के संबंध में। वाटर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में ईवीएस के सेक्शन में। देखिए ईवीएस के जो है 6 जो है सामान्य विषयों में बांटा गया है ईवीएस को। परिवार और दोस्त, भोजन, आवास, पानी, यात्रा जो हम करते हैं, इस तरीके के जो है 6 जो है उसके उप विषय हैं, जिसमें एक वाटर जो है शब्द दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसका जो है पार्ट है ईवीएस का। तो देखिए अक्सर जो है बच्चे इस टॉपिक को जो है मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और कई ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो उनको जो है एक दो से बार जो है रट करके याद करके जो है उनका काम हो जाए, लेकिन वो अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट रूप में देखते हैं और अच्छे तरीके से इसका नोट्स जो है बना लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए हो, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली नए प्रकार के जो है वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जल का वैकल्पिक नाम क्या है? तो देखिए बहुत ही सामान्य सा है। जल का वैकल्पिक नाम जो है हम H2O, वाटर को हम H2O के नाम से भी रासायनिक केमिकल के रूप में देख सकते हैं। केमिस्ट्री का जो है फॉर्मूला ये H2O बोलता है, तो इसको हम ऑक्सीडेन कहते हैं। याद रखना, ऑक्सीडेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेन। अच्छा एक बात है, ऑक्सीडेन अगर शब्द ना दिया होगा तो यहाँ पे H2O का ही जो है हिंदी वर्जन जो है, इंग्लिश वर्जन या कह लीजिए डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और उसके बाद ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इसका मतलब है मोनो ऑक्साइड। तो डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल है क्या? तो देखिए जल जीवाश्म पदार्थ नहीं है। जल एक हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, मिश्रण भी नहीं, एक रासायनिक यौगिक है जो कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मतलब इसे हम डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में वो गलत कर देते हैं, इसलिए आप याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। जल के किस गुण के कारण जलीय पौधे जीवित रहते हैं? तो जल के किस गुणों के कारण जलीय पौधे जीवित रहते हैं? तो जल का जो गुण है वो है उसका पारदर्शिता। पारदर्शिता के गुण के कारण ही जलीय पौधे जीवित रहते हैं। अब भाई मान लीजिए ये एक हमने जल बना दिया, ठीक है, मतलब एक तालाब है, तो ठीक है, यहाँ पे पानी है और ये जो है कुछ पौधे हैं, मान लीजिए कुछ पौधे हैं, तो पारदर्शी होगा तभी जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पहुंचेगा और सूर्य के प्रकाश से ही तो जो है ये भोजन का निर्माण करते हैं ये पौधे। तो जलीय पौधे हों चाहे कोई भी पौधे हों, भोजन का निर्माण तो उनके लिए उस प्रकाश की जरूरत होती है, इसलिए पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना पारदर्शिता की वजह से ही ये भोजन का निर्माण करते हैं, इस वजह से जो है ये जीवित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। शुद्ध जल जो है किस प्रकार का होता है? तो देखिए शुद्ध जल जो है वो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से देखिए कौन सा आंसर है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक उदासीन जल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय जो होता है, अम्लीय और क्षारीय के रूप में, अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। तो प्लस होगा 7 तो जो है क्षारीय होगा, -7 होगा तो जो है एक तरीके से कम होगा, अगर है ना, तो वो अम्लीय होगा। यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर उपस्थित जो है शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? तो पृथ्वी पर अगर शुद्ध जल के स्रोत की बात करें तो भूमिगत जल का जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, नदियां, झील और तालाब, ये सभी जो है शुद्ध जल के उपयोग माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अभी तो क्वेश्चंस जो है सिंपल हैं, बेसिक हैं। हमने जो है बचपन में जो है जब 5th 6th जो है क्लासेस में पढ़ रहे थे तो ये सब क्वेश्चंस तो आपने पढ़ा है और समय समय पर आपने अक्सर जो है ये रिवीजन भी होता रहता है। लेकिन आगे जो है आपको क्वेश्चंस जो है हार्ड होंगे जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का जो है कितना प्रतिशत जो है भाग जल है? तो पृथ्वी पर जो है अगर हम जल की मात्रा की हम बात करें तो 3/4 भाग जो है जल की मात्रा है, मतलब 71% भाग जो है अगर हम पृथ्वी में भारत कह रहा हूँ, एक सेकंड माफ कीजिएगा, पढ़ाते वक्त कुछ ध्यान कहीं और चला जाता है। तो 71% जो है वाटर है अर्थ में, ठीक है, जिसमें से
2.5%, उसके बाद 2.5% केवल वाटर जो है हमारे पीने के योग्य है। कितने? 2.5% वाटर पीने के योग्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी अवधारणा का नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूरी कहानी के रूप में पूछेगा कि एक जो है राज्य हिमाचल प्रदेश है जहां पे जल संग्रहण की पुरानी जो है अवधारणा जो है विकसित की जाती है, इस तरीके से पानी जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, या फिर आप सब कहेंगे कि एक राज्य है जहां पे कुल नाम की जल संरक्षण पुरानी जो है पद्धति अपनाई जाती है, तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया कुल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछ लेगा तो डब्बा गुल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए नोट कर लेना। मैं बार बार ये चीजें आपको बताता रहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में नलकूपों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है? तो नलकूपों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, ये एनसीईआरटी का डेटा तो नहीं है खैर, लेकिन जो है ये यूपी ट्रिपल एससी के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं मान सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं से उन्होंने भी सोर्स निकाला होगा। तो 8वें का जो आंसर है वो है भारत। भारत में नलकूपों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही देखना है हमें? तो जल जो है जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा और मीठा दोनों प्रकार का होता है, तो महासागर का जल खारा होता है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होता। द्रवित जो है शुद्ध जल ध्रुवों में पाया जाता है। ठीक है, जल की उपलब्धता लगभग सभी जगहों में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही देखना है? तो जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करता है। तो देखिए, अगर जल होगा तभी तो वहां जीवन होगा, जल है तो जीवन है, इसीलिए कहा जाता है ना जल है तो जीवन है। अब जब जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए एक कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति को भोजन न मिले तो वो 21 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को पानी न मिले तो वो 3 दिन तक भी नहीं जीवित रह पाएगा, है ना। हार्डली वो 3 दिन तक जीवित रह सकता है, पानी की कमी की वजह से वो मर जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जो है जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। आंसर ये बात बिल्कुल सही है। जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है, तो भाई जहां जल होगा वहां जीवन होगा। जीवन में जो है पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, मनुष्य की प्रजातियां होंगी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, तो जीवन की विविधताओं को निर्धारित करता है। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही निकलता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों को किस नाम से जाना जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में आपने इक्का दुक्का बार देखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जलीय पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, याद रखना। जो जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब कौन से उगने वाले पौधे होते हैं? तो आपने जलकुंभी पौधे देखे होंगे, ठीक है, जिन्हें हम जो है जल का आतंक के कह सकते हैं। ये अधिक मात्रा में फैल जाते हैं पेड़ जल में की ऊपरी सतह पर, कि जल जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नीचे तक नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इसे आतंक का संज्ञा दी जाती है। दूसरा, सिंघाड़े का पेड़, सिंघाड़ा आपने देखा होगा, सिंघाड़ा आपने खाया भी होगा, तो सिंघाड़ा भी एक हाइड्रोफाइट्स नामक का एक पौधा भी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? ये आपने सीटेट में भी, यूपी टेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा। तो देखिए, ये अगर जल के प्रदूषण को मापना है तो इसके लिए हम BOD, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इसे कहते हैं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे देख लेते हैं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑप्शन है यहाँ पे 12वें का जो है बी आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल में क्या नहीं होता है? तो कठोर जल में देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट ये जल की कठोरता को निर्धारित करते हैं। क्लोरीन जो है ये जल की कठोरता को निर्धारित बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर हमें लगाना है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में मौजूद अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? तो देखिए, अगर जल में मौजूद जो है अस्थायी कठोरता को बात करें तो हम यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 14वें का आंसर होगा ए। हम जो है
इससे क्या होता है कि जल को जब हम उबालते हैं तो जल में मौजूद जो है बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक, ये टूट करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नोट कर लेना, बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं जिससे जो है जल की कठोरता निर्धारित होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारी जल किसे कहते हैं? तो देखिए, भारी जल जिसे हम D2O के रूप में जानते हैं, इसे हम कहेंगे ड्यूटीरियम। ऑप्शन यहाँ पे 15वें का ऑप्शन यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सॉरी माफ कीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पे D2A एक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। 15वें का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, और यही जो है परमाणु न्यूक्लियर में भी इसका यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए, भारी जल की खोज कब हुई थी? तो भारी जल की अगर हम खोज की बात करें तो 16वें का आंसर हो गया सी। ठीक है, 1932 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है? तो मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। तो करीब करीब 65 से 70% जो है हिस्सा जो है मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है। तो ये बात सही है। ये शरीर के तापमान को संतुलित करने में मदद करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शरीर के टेम्परेचर को मदद करने में मदद करता है। जब अक्सर जो है स्वेटिंग जो होती है हमें अधिक, जब हमारा शरीर का बाहरी जो है तापमान और अंदर के तापमान से मैच नहीं करता तो हम स्वेटिंग खूब करते हैं, हमारा पसीना खूब निकलता है, ताकि हमारी जो है ग्लैंड्स हैं वो ठंडी रहें, ठीक रहें। ठीक है, तो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। शरीर जो है रक्त का 80% जो है भाग जो है जल का होता है, यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है। तो मैंने तो हालांकि 65 से 70% बताया, लेकिन शरीर रक्त का 80% भाग जल पर होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे, तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सामान्य रूप से सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, 18वें का ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। जल का रासायनिक सूत्र तो H2O होता है। हिमांक मतलब जो है बर्फ बनने वाली कंडीशन जो है 0 डिग्री पे होगी, और क्वथनांक तो है 100 डिग्री पे होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब जो है पानी खौलता है, उबलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और जो है हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जल एक यौगिक है। 19वें का देखें तो ये बिल्कुल सही है, जल एक यौगिक है। वो दो जो है मिल से बनता है, तो जो है रासायनिक यौगिक से मिलकर बनता है H2O। ठीक है, तो 4 डिग्री पर जो है जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, और जल एक अच्छा विलायक होता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वाटर जो है मैक्सिमम चीजों से जो है मिल जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, और भी धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। सीटेट के संबंध में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये सभी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। आपने ये क्वेश्चन सीटेट में खूब देखा होगा, अगर नहीं हो देखा है तो आप देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आपको 2 बार ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है। वो देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छेद करके मछली जो है पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताएं। तो भैया देखो, बर्फ में छेद करने से, बर्फ में क्या भाई, नदी है, टेम्परेचर डाउन हुआ तो नदी जम गई। नदी जम गई तो नदी का ऊपरी वाला हिस्सा जमता है। नदी के पूरी पूरी की पूरी नदी नहीं जमती, नदी का ऊपरी हिस्सा जमता है। और जब आप नदी में छेद करते हैं, और तो पानी तो नीचे बह रहा होता है, पानी नीचे होता है, नीचे का पानी नहीं जमता है। ठीक है, तो यही इसका मूल कारण है कि भाई उसमें छेद करके मछली पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि नीचे तो है मछलियां होंगी। ठीक है, तो 20वें का आंसर यहाँ पे देखिए, सतह पर जमा होता है लेकिन अंदर जब अवस्था में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में टीचर जो है आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र का रेखाचित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये? अब देखो, ह्यूमिडिटी को जो मापता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ह्यूमिडिटी का संबंध फेथोमीटर से तो होगा नहीं, हाइड्रोमीटर से भी नहीं होगा, लैक्टोमीटर से दूध को जो है शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है।
तो इसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है, चलिए। फायदोमीटर जो होता है ये आई थिंक जो है जल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किसको? जल की गहराई, समुद्र में गहराई कितनी है उसको मापने में इसका योगदान है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का जो है सही समूह कौन सा है? तो जल प्रदूषण से अगर गंदा जल युक्त पियोगे तो आपको हैजा तो देखा ही होगा, पेचिस होगा, पतली पतली जो है पॉटी आने लगती है, लूज मोशन हो जाते हैं, पोलियो जो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण युक्त पानी पीने से शुरुआत में ही अगर बच्चे को जल प्रदूषण युक्त पानी पिलाएंगे तो पोलियो होने के चांसेस रहते हैं, टाइफाइड भी हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भूजल प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो हम बोरवेल का पानी पीते हैं ना अक्सर, तो उनमें जो है आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे जो है अकार्बनिक जो है प्रदूषण घुले रहते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जल प्रदूषण जो है आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा की वजह से जो है जल प्रदूषण आजकल आज के सामान्य जो है घरों में ये पानी प्रदूषण देखने को मिलता है। मैं जैसे कानपुर में रहता हूँ तो मेरे आसपास जो है, मेरे आसपास का मतलब ये एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कानपुर कहा जाता है, और चमड़े का यहाँ पे व्यापार भी होता है, फैक्ट्रियाँ भी हैं चमड़े की। तो आप देखिए अगर मेरे जो है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में एक जाजमऊ क्षेत्र पड़ता है, तो जाजमऊ क्षेत्र में क्या होता है कि खूब जो है चमड़ा कटता है, खूब चमड़ा बनता है, तो वहाँ के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नाइट्रेट जो है भूजल का सबसे आम रासायनिक जो है संदूषक होता है। तो इन 23वें में जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये नाइट्रेट जो है आंसर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए और दो, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 और 2 दोनों ही जो है प्रदूषण का कारक है। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल में नाइट्रेट विषाक्तता के कारण होता है? तो नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम से आमतौर पे जो होता है कि बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। जल के नमूनों में कोई सैंपल जल का लिया गया होगा, गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गंध यौगिक को सांद्रता निर्धारित करने के लिए इसमें किया जाता है 25 का स्ट्रिपिंग। क्या किया जाता है? स्ट्रिपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झीलों में शैवाल गतिविधि को सीमित करता है? तो शैवाल को सीमित करने वाली जो चीज होती है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की अधिकता जो है इसको जो है मतलब शैवाल की जब फास्फोरस की अधिकता जो है शैवाल की गतिविधियों को कम करती है, और इसको जो है हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिनी माता रोग जो है किस कारण से होता है? तो मिनी माता जो रोग होता है वो पारा युक्त जो है जल पीने से होता है, पारा रोग युक्त जल पीने से होता है। ठीक है, माता का पारा चढ़ जाता है हाई, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इटाई इटाई रोग जो है किस कारण से होता है? इटाई इटाई नामक रोग जो होता है वो, इटाई इटाई मतलब पिटाई पिटाई, ऐसा समझ लो, पिटाई पिटाई, और पिटाई होती है कैडमियम की छड़। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक जो है कक्षा में मौखिक रूप से जल चक्र को बताना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप से बताता है? तो पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र और व्यवस्था में परितंत्र में घूमता है जिसको जल चक्र कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। जल चक्र वो प्रक्रिया जिसमें जल जलमंडल और वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है, ये भी बात सही है। यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो भैया घर से निकला हुआ अपशिष्ट, मलमूत्र, ये सब तो
है ही है इसके लिए। खेतों से निकलने वाला जो रासायनिक खाद होता है उसके अधिकतम प्रयोग से भी जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। भाई जब खाद ज़्यादा डालोगे, बारिश होगी तो भाई वही खाद बारिश जो है मिट्टी में घुलेगी और वही मिट्टी से सोखते सोखते नीचे पानी में जाएगी, फिर हम उसको पिएंगे, फिर हम कहेंगे कि आर्सेनिक और फास्फोरस और इन सब की मात्रा हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। जल स्रोतों से जीव जंतुओं के जो है मर जाने से जो है, तो क्या किसी नदी में जो है जल के, किसी नदी या नाल किसी जो है जीवों के मर जाने से जो है जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जल में पारे के घुल जाने से मिनी माता रोग हो जाता है, तो माता का पारा हाई, तो आंसर हो गया यहाँ पे सही। कैडमियम जिसकी छड़ होती है तो इससे पिटाई पिटाई रोग हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। मैंने ऐसे ही याद किया था इसलिए मैंने उसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, और ये मैं कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, इसको नोट कर लेना, आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूषित जल में फिटकरी डालने से जो है क्या हो जाता है? तो जब हम कोई गंदा जल होता है उसमें फिटकरी डालते हैं तो वो क्या करता है कि अशुद्धियों को नीचे बैठा देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 32 का आंसर हो गया बी। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि इस प्रक्रिया को, जो फिटकरी डालने से दूषित जल के नीचे बैठ जाने वाली प्रक्रिया को हम एगुलेशन कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक जो है रोनाल्ड रॉस ने निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करना है। तो रोनाल्ड रॉस जो कि है, इन्होंने जो है मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है इसकी खोज की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, और इन्होंने रसायन का नोबेल पुरस्कार 1905 में मिला, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। कक्षा में टीचर मलेरिया से रोकथाम के उपाय बताता है, जिसमें यह बताता है कि सबसे मूल में मच्छर है, सबके मूल में मच्छर है, ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोकथाम के उपाय के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो एकत्र जल जो है, रुका हुआ पानी है, उससे जो है मिट्टी का तेल का छिड़काव करना होता है। तो जब पानी जहाँ ठहरा होता है, अगर आप उसमें मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देते तो जो मच्छर के जो अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, वो उसमें तैरते हैं, भाई पानी के ऊपर तैरते हैं। और जब आप जो है मिट्टी का तेल डालते हैं तो जो है पानी का घनत्व तो बदल जाता है, और वो लार्वा जो होता है वो पानी के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे डूब के मर जाते हैं। इसलिए जो है रुके हुए पानी में या एकत्र हुए पानी में जहाँ पे मच्छर की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पे मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई के लिए जागरूक करना होगा, ये भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, पानी एकत्र ना हो इसका समुचित ख्याल रखना होगा। ये ऐसे देखिए सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होते हैं, इसमें एक दो चीज़ें जो है टेक्निकल डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसमें ऐसे कुछ बातें होती हैं जो आपके पढ़ाई से भी जुड़ जाती हैं और आपके डेली जो है दिनचर्या से भी जुड़ जाती है। अब कई बच्चे जब इन चीज़ों को नहीं पढ़ते ना तो वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हम डी सही जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में जो इसका थीम था वाटर फॉर पीस था, वाटर फॉर पीस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीम संघ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भीम संघ के संबंध में देखना है। तो ये एक तो पहली चीज याद रखिएगा, ये जल संरक्षण से जुड़ी हुई संस्था है, इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। और ये संस्था जो है कर्नाटक में कार्यरत है, तो ये संस्था कर्नाटक में कार्यरत है, बच्चों द्वारा संचालित जल के संरक्षण के संबंध में ये एक संस्था है। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है, और ये सीटेट के संबंध में बेस्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे अनुसार। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मे बी जो है क्वेश्चन पूछा, ध्यान रहे, मैं बार बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सीटेट का एग्जाम आपका होगा दिसंबर के आखिर में होगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक में होगा। दूसरी बात,
अगर सिलेबस बदल गया तो आपके जो है तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि पेपर फिर, क्योंकि देखिए सबसे सिंपल पेपर आता है सीटेट का। अगर सीटेट के संबंध में हम कंपेयर कर ले दूसरे अन्य एग्जामों को, जैसे उसी के लेवल में एग्जाम, जिस मतलब लेवल का मतलब होता है सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद जब आप नौकरी प्राप्त करते हैं तो उसका लेवल क्या है, वो नौकरी में कितनी सैलरी है, कितनी इज्जत है, उन सब की चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो एक यूपी में एग्जाम होता है, पेट एग्जाम होता है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। पेट एग्जाम को भरने वालों की संख्या होती है 25 लाख, और आप यकीन मानिए उसमें पास जो है मुश्किल से 2, 2.5, 3 लाख बच्चे पास हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो 600, 700, 800 जो है पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए जद्दोजहद करते हैं। मतलब 25 लाख लड़का सिर्फ 600 से 700 पोस्ट के लिए लड़ रहा होता है। सीटेट को क्वालिफाई करके आप टीचर नहीं, केवीएस में बन सकते हैं, आप DSSB के अंतर्गत जा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप जो है नवोदय में जा सकते हैं, बहुत जगहों पे आपको सीटेट जो है मांगा जाता है और आप जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सैलरी भी अच्छी होती है पेट के मुकाबले, और लेकिन पेट में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, पास करना मुश्किल होता है। सीटेट में बहुत कम सिलेबस होता है, बहुत सिंपल सिलेबस होता है। मेरी बात मानिए तो मन लगा के पढ़िए, आपको मेहनत करना है तो करते जाइए, क्या दिक्कत है, मेहनत करना है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा ही तो करना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, और जो मैं बातें आपको बताता हूं उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वथन उबालना, मतलब क्वथनांक जो है उबालना कहते हैं, और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। तो यहाँ पे 37 का देखिए आंसर क्या है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है, और क्वथन बल्कि नहीं होता है। ठीक है, वाष्पीकरण क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसी भी तापमान में हो सकती है ना। और बेस्ट जो है तापमान वो माना जाता है, वो है तकरीबन तकरीबन 25 से जो है 25 डिग्री जो है प्लस जो है एक बेस्ट वाष्पीकरण के लिए माना जाता है, वेपराइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस जो है सीटेट में कई बार एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, जैसे जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता, कील डूब जाती है लेकिन नींबू नहीं डूबता, है ना, कील डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है बना बना के पूछे जाते हैं। इसका सिर्फ आंसर आपको इतना ही याद करना है, जो चीज नहीं डूब रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 38वें का आंसर हो गया, नमकीन जो है पानी का घनत्व तो साधारण के पानी से अधिक होता है, इसलिए वो चीज नहीं डूबता। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट, रेखा की माँ डॉट 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 के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी के में फिटकरी डाल देती है। तो भाई फिटकरी डाल देती है क्यों, क्योंकि जो है जो जो अवशिष्ट जो गंदे पदार्थ हैं वो बैठ जाए। तो आंसर हो गया रंगहित करने के लिए, या फिर पानी में उपस्थित रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए 39। तो देखिए पानी में रोगाणु बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए तो डालते ही डालते हैं। ठीक है, इसको हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए ये ऐसा करती है। ऑप्शन यहाँ पे टेक्निकल आंसर देना है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मछली घर जिसे हम कहते हैं, एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, उसका क्यों कर रखा जाता है। तो हवा वाला पंप क्या होता है, हवा बुलबुले बनाता है, बुलबुले जो है पानी में फूटेंगे जाकर के, बाहर जाकर के, है ना, तो और वो ऑक्सीजन को जो है घोलेंगे। और तो यहाँ पे 40वें का जो है आंसर है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में या पानी से भरे एक्वेरियम में जो है डाला जाता है तो वो मछली मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि ये जो है टैंक जो है, एक्वेरियम जो है वो ऑक्सीजन रहित है। ठीक है, इसमें पानी को उबालने से पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार जो है कुएं अथवा बावली, इसको याद रखना, बावली को जो हम सीढ़ीदार कुएं के रूप में जानते हैं से संबंधित कथन है। तो ये एक जो बावली है, बावली ये एक जो है जल जो है संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था मानी जाती है। पहला पॉइंट ये बात याद रखना। दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब सभी लोग यहाँ पे इसका पानी जो है भरने के उपयोग में काम लाते हैं।
उनका निर्माण मुख्यतः जो है वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ पे बारिश की कम होती है। तो जैसे राजस्थान में आपको ये राजस्थान हरियाणा के जो है गांव इलाकों में, सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे आपको ये जो है सीढ़ीदार कुएं देखने को मिलेंगे। लोग जो है, क्योंकि सीढ़ीदार क्या है कि बाल्टी डाल के तो पानी निकलेगा नहीं, तो सीढ़ी उतर के नीचे जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है उसको जो है मग्गे से, डब्बे से भर के अपने पीने के योग्य करते हैं। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो यहाँ पे 42वें का देखिए आंसर है, यहाँ पे ये भी सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी गलत होगा। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ताजे पानी में से निम्नलिखित में से किसमें जो है कुल ताजे पानी का अधिकतम प्रतिशत है? अगर हम ताजे पानी की जल की उपलब्धता की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ताजा पानी हमको देखने को मिलेगा ग्लेशियर में, जो बर्फ के रूप में अभी भी जमा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। वायु में उपस्थित जो है जल वाष्प को क्या कहते हैं? तो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है उसको कहा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जो है ये एक जल एकत्रित करने के एक पारंपरिक जो है तरीका है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए है आंसर क्या है, 46वें का देखिए, छात्रों को अपने परिवार के साथ पानी के संबंध में जो है चर्चा करना, पानी के संरक्षण के लिए कुछ जो है आदतें बदलने के लिए कहना, यही सबसे ज्यादा प्रमाणिक कार्य माना जाएगा, ना कि छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली के बारे में कहना, ये दर्शाने के लिए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। पानी के स्रोत पीने के लिए योग्य उपयुक्त नहीं है, उन पर चिपकाने के लिए एक स्टिकर बनाना, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जो है पानी की जो है शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। तो आंसर यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक था वो कवर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि मैं डेली आपको इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स पे नए नए डेली पेपर में आपको इस चैनल के माध्यम से कराता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरा एक पेपर भी डेली लगाते हैं जैसा कि मैं अपलोड करता हूँ, तो आपके बहुत सारे पेपर जो है मैं आपका सिलेबस पूरा पेपर से ही करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।